स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बेटा, आज के सेशन में हम मेटल एवं नॉन मेटल को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने मेटल एवं नॉन मेटल के बारे में सामान्य से परिचय देखा था कि मेटल में कौन कौन से गुण होते हैं, उनकी जो फिजिकल गुण है उनके बारे में पढ़ा था अपन ने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार से होती है मेटल की और नॉन मेटल की, उनमें कौन कौन से अपवाद होते हैं। देखो बेटा, आज का जो अपना सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलने वाले हैं। जो भी पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से तरीके से पढ़ें और बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करके इस चैप्टर को लेके जाएंगे तो सभी बच्चों के 100% ये समझ में आने वाला है। ऐसी ट्रिक से आपके लिए लेके आया हूं कि आपको एक बारी में देखते ही ये समझ में आ जाएगा। और इस लेक्चर को देखने के बाद में बेटा मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एनसीईआरटी की बुक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप केवल उसी को ध्यान दें और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे कंसेप्ट इजीली और आसान तरीके से समझ में आ सके। तो देखो बेटा, आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एवं नॉन मेटल की जो केमिकल रिएक्शंस है वो किस प्रकार से होती है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी होती है, वो किस प्रकार से अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इनमें से हर साल एग्जाम में 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप यहां से इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेटल की केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी होती है। देखो बेटा, अधिकांश बालकों को मेटल की केमिकल रिएक्शंस में वो रटते हुए देखा है। मैं फिर कह रहा हूं आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ कंसेप्ट फॉलो कर, जो आपके कंसेप्ट है ना उनको फॉलो करते जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखें और सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। देखो बेटा, आपके लिए निःशुल्क क्लासेस लेके आ रहे हैं, आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और रेगुलरिटी रखें। बेटा, अगर आप नियमित रूप से इनका अध्ययन करते रहोगे, रिविजन करते रहोगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका जो मिशन 100 का आपका सपना है ना, 100 आउट ऑफ 100 साइंस में लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपना पूरा 100% देते रहें और जो आपको बताया जा रहा है उसे आप लर्न करें, उसी समय याद कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों की। धातुओं में कौन कौन से रासायनिक गुण है। देखो, धातुओं के रासायनिक गुण, सबसे पहले अपन बात करेंगे धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, कि धातुएं ऑक्सीजन से किस प्रकार से अभिक्रिया दर्शाती है। वेरी मोस्ट है बेटा, यहां से आपके क्वेश्चन पूछता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव हो या आपके बड़े क्वेश्चन हो, उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखें। तो बेटा, धातु है मेटल, जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। आप अपने आप अभिक्रियाएं कर सकते हो। जैसे धातुओं में आप ले सकते हो सोडियम है, पोटेशियम है, या कैल्शियम है, या मैग्नीशियम है। किसी भी प्रकार से आप कोई सी भी धातु ले सकते हो जिनकी अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से करवानी है। ऑक्सीजन मतलब एक O2 के अणु, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, दोबारा से आपको बनाना सिखा रहा हूं, तो आप बिल्कुल बने रहे और ढंग से देखें ताकि आपको इनको रटना नहीं पड़े। देखो, सोडियम और ऑक्सीजन क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे, यहां से Na और यहां से ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो सोडियम की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो 1 होती है, जबकि ऑक्सीजन की -2 होती है। अपन ने अणुसूत्रों के निर्माण में पढ़ा था कि जो -2 है वो Na के पैरों में आएगा और Na की संयोजकता ऑक्सीजन के पैरों में जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 1 है इसलिए उसे ऑक्सीजन के पैरों में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है 2 है तो वो Na के पैरों में आ जाएगा। सूत्र बन जाएगा अपने Na2O। इसी प्रकार से देखो बेटा, पोटेशियम के साथ इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, तो सूत्र बन जाएगा आपका K2O। या अपन बात करें कैल्शियम और ऑक्सीजन की, तो यहां बन जाएगा अपने CaO। दोनों की संयोजकता बराबर है, इसकी प्लस की 2, उसकी माइनस की 2, तो जब दोनों की वैलेंसी इक्वल हो तो उन्हें अपन लिखते नहीं है या दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ Mg में बन जाएगा उन्होंने MgO। इनकी भी जो वैलेंसी है समान है, प्लस की 2 और माइनस की 2। देखो बेटा, इसके बाद में अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनको संतुलित करना।
क्या ये संतुलित है या नहीं है। तो इनको संतुलित किया जाता है। तो देखो यहाँ Na की संख्या 1 है, यहाँ सोडियम 2 बार है, तो यहाँ अपन Na को संतुलित करेंगे। यहाँ देखो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं ज्यादा संख्या में। तो यहाँ Na के आगे अपन 2 लगाते हैं। जैसे Na के आगे 2 लगाते हैं, Na की संख्या हो जाती है 4, तो यहाँ अपन Na के आगे 4। उसी प्रकार पोटेशियम 1 बार है, यहाँ पोटेशियम 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है। तो ऑक्सीजन को 2 बार करने के लिए अपन यहाँ अणु सूत्र के आगे, यौगिक के आगे 2 लगा देते हैं। यहाँ 2 लगाने से पोटेशियम 4 बार हो गया, यहाँ 1 बार था तो 4 लगा, हो गई 4 संख्या। यहाँ देखो कैल्शियम की संख्या 1 बार है, कैल्शियम 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, यहाँ 2 लगा दो। यहाँ 2 लगाने से कैल्शियम 2 बार हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो, हो गई संतुलित। इसी प्रकार Mg में भी Mg के आगे 2 लगा दो और यहाँ Mg के आगे 2 लगा दो, तो ये संतुलित हो जाएगी। इस प्रकार से समीकरणों को हम संतुलित कर लेते हैं। तो सिंपल सा अगर आपको पूछे कि धातुएं ऑक्सीजन से किस प्रकार क्रिया करती है, तो बेटा आपको बताना है कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अब देखो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता अलग अलग है, जो इनकी रिएक्टिविटी है, आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज अभी बताएंगे आगे, उसके अनुसार ये धातुएं अभिक्रिया करती है। अपने एनसीईआरटी की रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम है बेटा, वो वायु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अच्छा, इसी दौरान इनमें से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है और उष्मा का अत्यधिक उत्सर्जन होता है धातु ऑक्साइड के निर्माण के कारण, जिसके कारण ये जलने लग जाते हैं, अतः इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो बेटा जो कॉपर है वो सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से कम अभिक्रियाशील होता है, लेकिन उच्च ताप पर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता। आपके जो बेटा सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, ये किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम और सोडियम की, ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम अपन बता सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इनकी क्रियाशीलता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन नहीं करता, ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता नहीं दर्शाती। तो अपन कह सकते हैं कि जो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, मरकरी है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता या अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक गुणों में। अच्छा, इसके अलावा कि जो धातुएं हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ये धातु ऑक्साइड है ना, ये जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, वो जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षार के साथ साथ अम्ल से भी क्रिया करते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया करते हैं। अपने इसे देखो बेटा, अगर आपने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो पहले सेकंड चैप्टर के जो वीडियोस डाले गए हैं प्लेलिस्ट से, आप उनको कंप्लीट रूप से देख लें, क्योंकि सेकंड चैप्टर बिल्कुल थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपने वहां वो चैप्टर पढ़ के आए हो तो ये चैप्टर इजीली आपके समझ में आएगा, आपको कोई भी कंसेप्ट रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे भी अपने इन गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो कुछ धातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करते हैं या कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आगे इनके बारे में भी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब हो गया कि ये अम्ल से भी अभिक्रिया दर्शाते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया दर्शाते हैं। नहीं तो ज्यादातर जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की अपन थ्योरी देख लेते हैं। जो भी अपन ने देखा उसी प्रकार से कि जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। और ये जो धातु ऑक्साइड है इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं धातु ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कॉपर की ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। या अपन बात करें सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये धातु ऑक्साइड हो गए। देखो आगे, सामान्यतः धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय। सामान्यतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी ये जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। ठीक है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलते हैं वो जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे अपन बात करें सोडियम और पोटेशियम की, ये दोनों जो धातु ऑक्साइड है जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा? क्षार का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड। ठीक है। आगे देखो, सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करती है, तीव्रता के साथ। इनकी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की अभिक्रिया है वो बहुत तीव्र होती है, और ये इन्हें अगर अपन खुले में रखें तो ये वायु और नमी के संपर्क में आकर आग पकड़ लेती है, अतः इन्हें केरोसिन में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? जब इन्हें वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये बेटा आग पकड़ लेते हैं, अतः इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अब बात करते हैं अपन उभयधर्मी ऑक्साइडों की। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो वे धातु ऑक्साइड या वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं, और क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर अपन एग्जाम्पल देखें इसके, तो एक हो जाएगा जिंक ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोनों इस प्रकार के ऑक्साइड हैं जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी। देखो कैसे करते हैं, जैसे मैं बात करूं HCl की अभिक्रिया अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ करवाएं तो यहां बन जाएगा लवण के रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2O। इसी प्रकार से जो NaOH है, NaOH है बेटा, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण बनाता है एल्यूमिनियम जिंकेट, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करता है और साथ में जल का निर्माण करता है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है देखो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी। उभय मतलब दोनों, दोनों गुण रखते हैं, जो अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इस प्रकार से इनकी अभिक्रिया हो जाएगी। अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित कर ले। देखो यहाँ H एक बार है, यहाँ H दो बार है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 लगाने से Cl 2 बार हो गया, यहाँ Cl 3 बार है, यहाँ Al 2 बार है, यहाँ Al 1 ही बार है, यहाँ 2 लगा देते हैं। तो यहाँ Cl 6 बार हो गया, तो यहाँ अपन Cl के आगे 6 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ Cl लगाने से H 6 बार हो गया, यहाँ H कितनी बार है बेटा? 2 ही बार, तो यहाँ 3 लगा दो, 3H2O हो गई। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 3 बार है, तो ये संतुलित हो गई। आप एक बार कर सकते हो, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, क्लोरीन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या 6 है। एल्यूमिनियम 2 बार है, एल्यूमिनियम 2 बार है, संतुलित हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें देखो Na 1 बार है, Na 1 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 4 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 बार है, असंतुलित है, इसको संतुलित करते हैं। पहले देख लेते हैं, एल्यूमिनियम 2 बार है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 ही बार है, तो यहाँ से अपन एक ही जगह एल्यूमिनियम है तो पहले एल्यूमिनियम को संतुलित करते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं। यहाँ 2 लगाने से सोडियम की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ 2 लगाते हैं। अब यहाँ 2 लगाने से देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2, हाइड्रोजन की संख्या वहां है 2, क्लियर है। ऑक्सीजन हो गए 2 और 3 5 बार, यहाँ ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4 और 1 5 बार, एल्यूमिनियम 2 बार है, एल्यूमिनियम 2 बार है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी बेटा? संतुलित हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आपको फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में सिखाया गया है। जो फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, उसे देखें और उसमें समीकरणों को संतुलित करना और बनाना सीख सकते हैं आसानी से, बेसिक से सिखाया गया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है बेटा इसी पे आधारित है।
अगर आपने वो चीजें सीख ली ना तो आपको ये समीकरण रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई सी भी समीकरण दे दे आप इनको इजीली बना पाओगे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो दोनों अम्ल और क्षार से क्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हो जाएगी जिस प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। अभिक्रिया दे रखी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ और NaOH के साथ, यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करते हैं। तो ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है। आगे देखो बेटा एनोडीकरण। देखो एनोडीकरण किसे कहते हैं कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, अभी जैसे अपन ने कहा कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है Al2O3, तो यहाँ एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण हो रहा है। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्माण होना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। इसका क्या फायदा होता है? अगर एक बार एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ गई उसके बाद में एल्यूमिनियम किसी अन्य प्रकार से अभिक्रिया नहीं करता, उसका संक्षारण नहीं होता। अच्छा, इस परत को अगर अपन कलर करके बहुत सारी आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो ये मोटी जो ऑक्साइड की परत है इसको संक्षारण से बचाती है। तो एनोडीकरण एल्यूमिनियम के संक्षारण को बचाने में भी, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने में भी काम में आता है। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्माण एनोडीकरण कहलाता है। अब देखो सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखो बेटा ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो जो धातु है बेटा, धातु वो जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। वही सेम चीज, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। स्टेप बाय स्टेप चीजें ध्यान रखना। जैसे मैं बात, अच्छा इसमें वे धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो जल में घुलकर क्या बनाते हैं बेटा? क्षार का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की, देखो Na+H2O क्या बनेगा? Na2O+H2। ठीक है, या फिर Na2O है, जल में घुलनशील है, तो ये जल से क्रिया करके क्या बना लेगा? NaOH। ठीक है, सारी नहीं होती, कुछ ही धातुएं जो जल से क्रिया करती है, जल से घुलनशील होती है, वो जल में घुलकर क्षार का निर्माण कर लेती है। जैसे सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिविटी में जो ऊपर स्थित होती है धातुएं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये साथ में ये उष्मा, जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के साथ अत्यधिक मात्रा में उष्मा भी प्रदान करता है। ठीक है, इस उष्मा के कारण जो निकलने वाली हाइड्रोजन है बेटा वो जलने लग जाती है, जलने लग जाती है और एकदम विस्फोट की ध्वनि के साथ ये जलती है। अतः अभी अपन ने जो पढ़ा कि सोडियम को और पोटेशियम को है केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु और जल दोनों से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करते हैं। उस उष्मा के कारण जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है वो जलने लग जाती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको नॉर्मली ये पूछे कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो आपको बताना है कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है, और वे धातुएं जो जल में घुलनशील होती है वो जल में घुलकर क्षार का निर्माण करती है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप देख सकते हो बेटा। धातुओं की जल के साथ क्रियाशीलता, धातुओं की जल के साथ क्रियाशीलता में देखो अपन पहले बात करते हैं सोडियम एवं पोटेशियम। ठीक है, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील है। क्या है बेटा? अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, और ठंडे जल के साथ अगर अपन बात करें तो ये ठंडे जल के साथ भी तीव्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। निकलने वाली हाइड्रोजन गैस और उष्मा इतनी अधिक होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित कर लेती है, इसलिए दोनों जलने
लग जाते हैं। अपन बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जल के साथ धीमी गति से क्रिया करता है, धीमी गति के साथ, धीमी गति से क्रिया करता है। कैल्शियम जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और जल से क्रिया करके क्षार का निर्माण करता है, Ca+H2O CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मा। अच्छा, कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके निकलने वाली उष्मा इतनी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित करे, इसलिए कैल्शियम जलता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, मान लो यहाँ जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ तो जो हाइड्रोजन गैस है इसके चारों ओर आकर चिपक जाती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं कैल्शियम के चारों ओर आके चिपक जाते हैं, जिससे जो कैल्शियम होता है वो जल पर तैरने लगता है। ध्यान रखना, तो कैल्शियम जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, जल से क्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम के चारों ओर चिपक जाती है, जिससे कैल्शियम जल पर तैरने लगता है। थर्ड देखो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ क्रिया करता है और गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं बेटा। देखो, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये ठंडे व गर्म जल से क्रिया नहीं करते, ठंडे व गर्म जल से क्रिया नहीं करते, लेकिन वाष्प के साथ या भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अभी मैं कह रहा था ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और संभावना है कि इस साल इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो क्या पूछा जा सकता है, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया, आयरन, ठीक है, अगर इसकी क्रिया पर भाप के साथ करवाए, गैसीय अवस्था में भाप से, तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो बनने वाला उत्पाद है, सॉरी, देखो आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से देखना, गैसीय अवस्था में भाप के साथ, तो यहां बनेगा आपके Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया की नामांकित समीकरण लिखो, क्योंकि जो इसमें बनने वाला उत्पाद होता है Fe3O4, यहां पर FeO और Fe2O3 दोनों का संयुक्त रूप है Fe3O4, तो इन दोनों प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, तो Fe3 और O4 का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज ये बता रहा हूं कि देखो कॉपर, लेड, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि जल से क्रिया नहीं करते, जल से क्रिया नहीं करते, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जल से अभिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थों के नाम बताओ, तो सोना, चांदी, लेड और जो कॉपर है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, तो इसमें 5 चीजें हो गई। सबसे पहले अपने पढ़ा सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ या किसी भी प्रकार के जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सेकेंड अपने पढ़ा कि जो कैल्शियम होता है वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, निकलने वाले हाइड्रोजन गैस चारों ओर चिपक जाती है, जिससे ये जल पर तैरने लगता है। तीसरा आपने पढ़ा कि जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसके बाद में अपने पढ़ा कि जो आयरन है, जिंक है और एल्यूमिनियम है वो ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन वाष्प या भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और कॉपर, लेड, सोना और जो चांदी है वो जल से किसी भी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा
कि जो सोना चांदी और प्लेटिनम है उसका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। जो आपके जो आभूषण होते हैं वो सोना, चांदी एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इन तीनों का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे तो स्थित होते हैं, ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ना जल से अभिक्रिया करते हैं, ना ही अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो अतः इनका संचरण आसानी से नहीं होता। इसके अलावा ये सर्वाधिक आघातबद्ध और तन्य धातुएं होती है, अतः इन्हें आसानी से किसी भी आकृति या डिजाइन के रूप में तैयार किया जा सकता है, अतः इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन एक बार जल्दी से थ्योरी के रूप में देख लेते हैं इनको, जो भी अपन ने समझा है। देखो बेटा, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। जैसे पोटेशियम जल से क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, Na2O से क्रिया करके Na2O और हाइड्रोजन गैस। अब ये चूंकि दोनों ही जल में घुलनशील है, दोनों ही जल में घुलनशील है, तो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? ये क्षार का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? क्षार का निर्माण कर लेंगे। ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील है। देखो, जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, तो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी गति से होती है। सेकंड पॉइंट है कि जो कैल्शियम है वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, और जो उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम जल की सतह पर तैरने लगता है। चूंकि ये भी जल में घुलनशील है, इसलिए कैल्शियम जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, CaOH की होल ट्वाइस। आगे अपन बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ, ध्यान रखना, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, अत्यधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन करते हैं, जलने लग जाते हैं, अतः इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और उष्मा, इस उष्मा के कारण जो हाइड्रोजन है वो जलने लगती है, ठीक है, और इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं की सोडियम और पोटेशियम। अपन ने बात की मैग्नीशियम की, तो जो मैग्नीशियम होता है वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगर अपन मैग्नीशियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाएं, ठीक है, लिक्विड अवस्था में ही है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। गर्म जल, ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करते, गर्म जल के साथ ये अभिक्रिया करते हैं। संतुलित कर लेना बेटा, समीकरण संतुलित नहीं हो तो, ठीक है। आगे देखो, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो ठंडे जल से क्रिया करते हैं, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, बल्कि भाप के साथ, स्टीम के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ये क्षार का निर्माण नहीं करते, जल में अघुलनशील होते हैं। तो एल्यूमिनियम और जल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ध्यान रखना, जो Fe3O4 है वो FeO और Fe2O3 का संयुक्त रूप है, ठीक है, Fe3O4। क्लियर है? देखो, एक डायग्राम भी है इसके अंतर्गत जो पूछा जाता है कि धातु की भाप के साथ अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है, अपन एक प्रश्न ली, यहाँ जल से भीगा हुआ ये कांच का तंतु, जल से भीगा हुआ कांच का तंतु है, यहाँ बर्नर की सहायता से अपन यहाँ गर्म करें, जैसे ये गर्म करेगा यहाँ से भाप निकलेगी और ये जो धातु है इस धातु से टकराएगी। मान लो ये आयरन है या एल्यूमिनियम है, जिंक है, जिस भी धातु से उसे टकराएगी। इस धातु से टकराने के पश्चात धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा और यहाँ से धातु ऑक्साइड के बाद में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वो हाइड्रोजन गैस इस निकास नली के द्वारा यहाँ एकत्रित कर ली जाती है, ठीक है। जब अपन इस गैस की जांच के लिए जलती हुई तिल्ली लेके जाते हैं तो वो पॉप धमनी या फटफट की धमनी के साथ जलती है। तो ये नामांकित चित्र भी थोड़ा ध्यान से रखना। तो ये धातुओं के दो गुण हो गए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखो बेटा, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है एवं प्लेटिनम है, ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे भाप हो, किसी भी प्रकार से जल से अभिक्रिया नहीं करती है। मैं फिर एक बार बता देता हूँ बेटा, सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसके बाद में मैग्नीशियम होती है, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। जो आपकी आयरन है, एल्यूमिनियम है और जो जिंक है वो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और जो आपकी लेड है,
कॉपर है, सोना है या चांदी है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इनको, ठीक है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अपन बात करते हैं धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखो बेटा, ये आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे कि अम्ल धातु से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं या धातु अम्ल से किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, एक ही बात है दोनों में, ठीक है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, तो हमने देखा है कि जो धातु होती है बेटा, जो धातु होती है वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जैसे अपन ने बात की सोडियम Na प्लस HCl, अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl प्लस H2 का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी HCl से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करता है, ठीक है। या अपन बात करें जिंक धातु की, जिंक धातु की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी, सेम वैसी की वैसी अपने थर्ड चैप्टर में, इसलिए कह रहा हूँ सेकंड चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां की कुछ चीजें समझ के आओगे तो थर्ड चैप्टर आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया कि धातुएं अम्लों से किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। अब इसमें यह है कि जो धातुएं होती है, जो धातु होती है वो तनु HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। जब धातुओं की अभिक्रिया HNO3 अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बेटा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। सिंपल सा कारण ध्यान रखना कि जो HNO3 होता है वो होता है प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो ये जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है उसको जल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में जैसे N2O, NO या NO2 में अपचयित हो जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो HNO3 होता है वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता, क्योंकि स्वयं एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को जल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। देखो, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया का नामांकित चित्र जैसा आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था उसी प्रकार से ये एक स्टैंड है। प्रणाली ली, प्रणाली में अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा ली जिसमें अपन ने दानेदार जिंक का प्रयोग किया है। जब दानेदार जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस हाइड्रोजन गैस को निकास नली के द्वारा साबुन के विलयन में इकट्ठा करते हैं तो साबुन के विलयन से कुछ बुलबुले उड़ते हैं। जब इनके पास अपन जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती लेके जाते हैं तो ये फटफट की ध्वनि या पोप ध्वनि के साथ जलती है, जिससे ये पता चलता है कि जो निकलने वाली गैस है बेटा वो हाइड्रोजन गैस है। ये चित्र इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर में से किसी के भी थ्रू ये पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं बेटा एक बार, जो भी अपन ने आपको पढ़ा है। देखो, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देती है। Na प्लस HCl NaCl या Mg प्लस HCl MgCl2 या Zn प्लस HCl ZnCl2 या Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अपने ये भी देखा है कि जब धातुएं, जब कॉपर तनु HCl से अभिक्रिया करके, तनु जो कॉपर होता है वो HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। देखो बेटा, जो भी हाइड्रोजन के नीचे स्थित गैसें हैं जैसे कॉपर है, चांदी है, सोना है, ये सभी हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है, वो हाइड्रोजन से कम होती है, तो ये हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है, ठीक है। तो कॉपर होता है वो तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा, कोई सी भी धातु ऐसी हो जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस को बेटा ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसमें अपन देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम और जो मैग्नीज होते हैं वो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धातुएं HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो मैग्नीज एवं मैग्नीशियम।
एक्वारेजिया। ये भी आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि जो HCl होता है, HCl अनुपात HNO3, तो HCl और HNO3 का 3:1 का जो मिश्रण होता है वो एक्वारेजिया कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 का जो मिश्रण होता है उसे एक्वारेजिया, अम्लराज या रोयल जल कहते हैं। सोने चांदी के आभूषणों को गलाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये आपके थे धातुओं के रासायनिक गुण 3। अब है इसका चौथा, धातुओं के गुणों में अपन बात करते हैं। धात्विक विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है, मतलब जो धातु होती है वो अन्य धात्विक विलयन से, अन्य धात्विक लवणीय विलयन से अभिक्रिया करके अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। यानी धात्विक विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। जैसे अपन बात करें Zn प्लस CuSO4 की, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ जो Zn होता है वो Cu से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कि Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया। अभी अपन रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है, कौन किसको विस्थापित नहीं कर सकता, कौन विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। देखो, धातु अन्य धातु लवणों के विलयन से अभिक्रिया करके अपने से कम क्रियाशील धातु को, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब जिंक से करवाएं या आयरन से करवाएं तो आयरन सल्फेट या कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देते। सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज, ध्यान रखना बेटा, एक रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो वह श्रेणी या धातुओं की वह श्रेणी जिसमें उनको उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, उनकी क्रियाशीलता के या रिएक्टिविटी के अवरोही क्रम में दर्शाया जाता है, क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। देखो किस प्रकार से, देखो बेटा, रिएक्टिविटीज ऑफ मॉडल्स मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखो सबसे पहले अपन बात करें पोटेशियम, इस श्रृंखला में जो सबसे उच्चतर स्तर पर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है बेटा ये, ठीक है। तो ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी एवं सोना, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में। ये जो ऊपर वाली धातु है मोस्ट रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, ये मध्यम क्रियाशील है और ये बहुत कम क्रियाशील है। धातुओं के इन गुणों का उपयोग इनके प्यूरिफिकेशन में भी किया जाएगा, तो ये बहुत काम में आने वाली, आपको ढंग से तरीके से याद रखना है। अगर अपन बात करें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जो धातुएं होती है सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, ये मध्यम क्रियाशील होती है और कॉपर से लेकर जो सोना है वो निम्न क्रियाशील धातुएं होती है। अपने से नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाली धातु को उसके विलयन से नहीं हटा सकती। अगर अपन बात करें कॉपर की, तो कॉपर को ये सारी धातुएं अपने विलयन से विस्थापित कर सकती है, लेकिन जो मरकरी है, सोना है, चांदी है, वो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। एल्यूमिनियम जिंक को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। अगर आपको कारण पूछे कि कौन विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा, तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर सकता है, कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित नहीं करेगा। तो धातुओं की या पदार्थों की ऐसी श्रेणी जिनमें उनकी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो ये सक्रियता श्रेणी बेटा एक बार आपको तरीके से याद करनी होगी, ताकि ये पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो बेटा, आज के सेशन में अपन ने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की है, और आज के सेशन में अपन धातुओं के रासायनिक गुणों तक ही पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणों में अपन ने मुख्य मुख्य क्या पढ़ा, देखो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है, और धातुएं विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। मुख्य रूप से ये चार अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने पढ़ा। अपन ने कहा कि जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और धातुएं विस्थापन अपने से कम क्रियाशील पदार्थों को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है।
ऑक्सीजन में अपन ने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करती है। जल में अपन ने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। कैल्शियम जल के साथ धीमी अभिक्रिया करती है, ठीक है। और मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और जो आयरन होता है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते। और धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इनको ध्यान से तरीके से देखना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप समीकरणों को रटने के लिए जाओगे तो एक भी समीकरण आपको याद नहीं हो पाएगी। एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा शब्द भी भूल गए ना तो पूरे प्रश्न को आप नहीं कर पाओगे। इसलिए इसके जो कंसेप्ट है, इसकी बेसिक है, उसको बेसिक को आपको समझना आवश्यक है। इसके लिए आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मेरा पूरा पढ़ना। वो दोनों जो चैप्टर है आपके इस थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, पूरी तरीके से रिलेटेड है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो जो धातु, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज का था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको बेटा यहाँ पर वीडियो के एंड में स्क्रीन पे मिलेगा ऊपर की तरफ, जहां आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारी पिछले सब जो चैप्टर्स है उनकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं या कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट से जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए गए आप उनका अध्ययन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। देखो बेटा, अगर आपका लक्ष्य अगर बिल्कुल निश्चित है, अडिग है, आप दृढ़ संकल्पित हो तो आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मेहनत करते जाइए। आपका जो मिशन 100 का जो सपना है वो जल्दी साकार होगा। जब भी आप पढ़ने बैठे तो मिशन 100 का सपना अपने सामने लेके बैठे, ताकि आपका पढ़ने में और रुचि के साथ अध्ययन कर सके। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।